Hello everyone, welcome to Binary Trees. Today we are going to start with our first poem of class 10, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. So before starting the poem, let's know about the poet Robert Frost, who was born in 1874 in California. In 1913 to 1920, he has written and contributed multiple writings where he has won multiple prizes in 1924 to 1943, and unfortunately he died in 1963. So quickly start with our poem Dust of Snow. As you can see, there is a picture showing a tree which is full of snow, right? पूरा का पूरा जो ट्री है वो भरा हुआ है स्नो से. तो जब स्नोफॉल होती है तो ट्रीज के ऊपर स्नो जो है वो आके क्या करती है, रेस्ट पे आ जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्नो, जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो लीव्स पे, ट्री पे बारिश आके बूंदे जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं, राइट? तो जो भी सरफेस एरिया मिलता है बूंदे आके कलेक्ट हो जाती है. सिमिलरली जब स्नोफॉल होती है स्नोई एरिया में, ट्री पे एंड मल्टीपल जगह पे, आपके घर के शेड पे, छत पे, रूफ पे आके स्नो जो है वो कलेक्ट हो जाती है. ऐसे ही यहाँ पे जब ट्रीज पे स्नो जो है कलेक्ट हो जाती है एंड एनी ऑफ द बर्ड्स जो भी आके उस पे बैठेगी या उससे उड़ के जाएगी, तो वो क्या करेगा, स्नो का जो डस्ट है वो नीचे गिरेगा. अगर प्लांट जो है या ट्री जो है वो शेक करेगा तो स्नो की जो डस्ट है, आप कह सकते हो स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरेंगे, राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द डस्ट ऑफ स्नो. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now, this small poem, which is very small but gives you a lot of meaning here, what it is saying in the first two lines, the way a crow shook down on me, कि जिस तरह से एक क्रो ने, शूक डाउन मीन्स उसको हिला देना बिल्कुल अच्छी तरह से. तो उसने क्या किया क्रो ने, जब ऑथर और यू कैन से द पोएट जो वो रोड पे चल रहे थे एंड एक हैमलॉक ट्री के नीचे से वो जा रहे थे, उस समय पे साइमल्टेनियसली एक क्रो जो है वो या तो पेड़ पे आके बैठा या फिर वो पेड़ पे बैठा हुआ था तो वो उड़ के चला गया. तो जब वो उड़ के गया, व्हेन क्रो जब वहां से गया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे ट्री को हिला दिया. उसकी वजह से जो स्नो थी उस पे वो नीचे गिरने लगी. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट. तो जो डस्ट थी स्नो की, स्नो के जो पार्टिकल्स थे वो किस पे आके गिरे, ऑथर के ऊपर आके गिरे. कहाँ से गिरे, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. तो हैमलॉक ट्री क्या है, यहाँ पे जैसे हम बहुत सारे ट्री देखते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, ऐसे ही यहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम क्या है, हैमलॉक ट्री है. और यहाँ पे क्रो को एंड हैमलॉक ट्री को रिजेंबल किया गया है एक सिन के साथ. जैसे अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने जा रहे हो, राइट? तो आगे से आके बिल्ली, आपके ब्लैक कलर की एक कैट आके आपके रास्ते पे से चली जाए, तो कई लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. ये बहुत ज्यादा अपशगुन वाली बात होती है, राइट? सिमिलरली अगर कोई, किसी की डेथ हो जाती है हमारे घर में और कौवा आके बैठ जाता है छत पे, तो उसको भी एज अ सिन की तरह देखा जाता है, एक अपशगुन की तरह देखा जाता है. इन चीजों से होता कुछ नहीं है, बट ये जस्ट मनगढ़ंत कहानियां हैं लोगों की, अलग अलग लोगों की बनाई हुई. इट इज जस्ट अ सुपरस्टिशन. सम believes in this and some do not believes in this. Nothing happens usually, right? Similarly in this poem as well, crow and a hemlock tree are resembled with the superstition, or you can say with the sin. एक नेगेटिविटी के साथ उसको जोड़ा गया है. बट स्टिल यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं हमें, कि जब मैं वहां रास्ते से जा रहा था और क्रो ने आके जब उसको शूक किया या शेक किया, तो जो डस्ट थी स्नो की हैमलॉक ट्री के ऊपर से आके जब उसके ऊपर गिरी, तो उसने मेरे दिल को क्या कर दिया, माय हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दिया. चेंज ऑफ मूड मीन्स उसने पूरा का
पूरा उसका बिल्कुल डे ही बदल दिया। अगर वो सैड था, बहुत खराब मूड में था, वो एकदम बहुत अच्छे मूड में हो गया। आपने मूवीज में देखा है ना, चेरी ब्लॉसम होता है राइट, आपके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स आके गिरते हैं, आप कितने ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाते हो उस चीज को देख के। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इमेजिन करो, क्लोज योर आईज एंड ऐसा सोचो कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हो जहां से आपके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा है। तो आप कैसे से हो जाओगे, यू विल फील वेरी हैप्पी, मेस्मराइज्ड एंड इट विल बी अ वेरी फन लविंग मोमेंट फॉर यू एंड आपका दिन ही बन जाएगा राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल दिन बन गया था पोएट का। वो यही कह रहे हैं कि मेरा मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था, जिस मूड से मैं आ रहा था वो टोटली चेंज हो गया था। और इसने, अगर सुबह के थोड़ा सा टाइम अभी तक गया है, जैसे अभी मान लो फर्स्ट हाफ हुआ है एंड मेरा मूड बहुत खराब है और इस टाइम पे डस्ट ऑफ स्नो ने मेरा मूड चेंज किया है, तो बाकी का बचा हुआ दिन जो है मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है राइट। तो उसने क्या किया था, डस्ट ऑफ स्नो ने बाकी का जो दिन था पोएट का वो बचा दिया था खराब होने से। So that was all about our poem. So here in this poem, the poet is talking about the winter scene where he has described एक विंटर के सिनेरियो को, जहाँ पे क्या है, हैमलॉक ट्री है जो कि एक डे टाइम पे कवर्ड हुआ हुआ है पूरा का पूरा, किससे, स्नो से। जब क्रो आके उस पे बैठता है तो वो स्नो क्या करती है, उस पे पोएट के ऊपर आके गिर जाती है, मतलब एक तरह से स्नो की बारिश होती है, जिसकी वजह से पोएट का क्या हो जाता है, पूरा मूड चेंज हो जाता है राइट। सो देयर इज अ डीप मीनिंग इन दिस पोएम and let's now see what is the rhyming scheme of the poem. So now here let me tell you how to check the rhyming scheme of a poem. अब rhyming scheme होती कैसे है, जैसे देखो अगर हम poem पढ़ेंगे यहाँ पे, the way a crow shook down on me the dust of snow, तो आप क्या देख पा रहे हो, crow और snow जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं यहाँ पे राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्रो को ए दे सकते हैं हम एज अ नंबर, और आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, मी को, क्योंकि क्रो और मी जो है वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए क्रो जो है वो ए हो जाएगा और मी जो है वो बी हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे आप देखो स्नो क्रो के साथ क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, सेम सेम साउंड आ रही है, क्रो स्नो है ना। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या दे देंगे, ए। तो आप देख रहे हो ए बी ए। नाउ ट्री, ठीक है, मी और ट्री वो दोनों आपस में सेम साउंड कर रहे हैं राइट। तो ए बी ए and B, right? So we can say A, B, A, B. Heart, mood part, heart. Now see, heart is also not sounding same like crow, me, snow, tree, right? तो heart क्या हो गया हमारा, C, है ना। एंड मूड, मूड किसी से कर रहा है रिजेंबल, क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, नो ना, हार्ट के साथ कौन रिजेंबल कर रहा है, कौन साउंड, किसका साउंड सेम आ रहा है, हार्ट और पार्ट का। सिमिलरली मूड एंड रूड। So this is a way how we calculate our rhyming scheme. So what is a rhyming scheme of this poem is A B A B, right? In the both stanza from we follow the rhyming scheme as A B A B, because crow and snow are rhyming together. Similarly, me and tree are rhyming together. Heart and part are rhyming together. Mood and rude are rhyming together. So A B in similarly दोनों stanza में आपकी A B rhyming scheme follow कर रही है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स को सिंबलाइज किया गया है। तो क्रो है हमारा एंड हैमलॉक ट्री है, स्नो एंड हार्ट, राइट। क्यों क्रो को कैसे सिंबलाइज किया, यहाँ पे देखो जैसे ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ है, अब मान लो क्रो यहाँ पे आके बैठा इस ट्री पे, तो उसने ट्री को शूक किया होगा, हिलाया होगा, तभी तो स्नो नीचे गिरी है राइट। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें, क्रो को बहुत ज्यादा से नेगेटिव
तरीके से देखा जाता है और एक एसोसिएट करते हैं उसको हम डेथ से, मिसफॉर्चून से, है ना। उसको हम कभी भी मतलब पॉजिटिव उससे नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे क्रो को ऑथर ने किस तरीके से देखा है, पॉजिटिवली चेंज लेके आया है वो ऑथर के डे में, आप कह सकते हो ऑथर के लाइफ में, राइट। वेयर एज हैमलॉक ट्री, हियर हैमलॉक ट्री को कैसे देखा गया है, एक पॉइजनस हैमलॉक प्लांट की तरह देखा गया है, जो कि क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। बट यहाँ पे पोयम में ये जो बन गया है, हैमलॉक ट्री इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉय व्हेन इट इज कवर्ड विद अ snow. So the hemlock tree is looking very beautiful when the crow comes and sit on a hemlock tree. It shoots the hemlock tree and the dust of snow falls so beautifully that it changes the mood of the author. Got it? Similarly, let's see the snow. Snow represents the purity, renewal and the natural beauty. हम हमेशा स्नो देख के, गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं ना हम देखने के लिए बर्फ, राइट, कि चलो चलो पहाड़ों पे चलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठंडी में चलते हैं, स्नो देखने को मिलेगी, तो वो बहुत ब्यूटीफुल नजारा होता है। स्नो में जाके हर कोई खुश हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, छोटे बच्चे हो, राइट। तो यहाँ पे भी जो ऑथर है वो ब्यूटीफुल सिनेरियो देख के उसका मूड क्या हो गया, बिल्कुल हैप्पी हो गया। Similarly, let's see heart. Heart symbolize the center of emotion and feeling. जब हमारा हार्ट खुश रहेगा तो हमारा माइंड भी बहुत हैप्पी रहेगा, राइट, which emphasize the emotion nature of the transformation. तो उसका हार्ट खुश हो गया तो उसका मूड भी चेंज हो गया। So let's see the literary devices here. What are the literary devices in this poem? First is our personification. Personification क्या होती है? The heart is given human qualities when it has a change of mood, emphasizing the emotional nature of the experience. तो यहाँ पे personification क्यों बताया गया है? क्योंकि हम हार्ट को क्या दे रहे हैं? ह्यूमन की क्वालिटीज दे रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है ना कि हार्ट का क्या हो गया, चेंज ऑफ मूड हो गया, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पर्सोनिफिकेशन, राइट। देन द सेकेंड वन इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्यों बोला गया है? द ब्लैक क्रो अगेंस्ट व्हाइट स्नो क्रिएट्स अ विजुअल कंट्रास्ट। क्योंकि काले रंग का क्या है, क्रो है, और स्नो क्या है, व्हाइट कलर की है, तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, विजुअल कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, आप कंट्रास्ट करके कपड़े पहनते हैं ना, कि पिंक कलर किसके साथ जाएगा, ब्लू के साथ, ब्लैक किसके साथ जाएगा, व्हाइट के साथ, राइट। तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर का क्रो कंट्रास्ट कर रहा है किसके साथ, व्हाइट कलर की स्नो के साथ, विच कंट्रास्ट द मिरर द इमोशनल कंट्रास्ट बिटवीन द रूइंग एंड रिन्यूअल। तो इमोशनल कंट्रास्ट कर रहा है किसके साथ, कि जो दिन खराब होने वाला था वो अब क्या हो गया, अच्छा हो गया, राइट। देन द थर्ड वन इज आर एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, द रिपीटेशन ऑफ द कांस्टेंट साउंड। कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, उसमें से A E I O U ये तो वॉवल्स हो गए, बट बचे हुए वाले कौन से हो गए हमारे, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, डस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डस्ट एंड डाउन, राइट। तो डस्ट एंड डाउन, डी एंड डी, तो ये क्या कर रहा है, आपस में साउंड जो है दोनों की मैच कर रही है, तो ये रिपीट हो रही है ना, साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है साउंड, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट। गॉट इट? Then comes the last one, understatement. The simple phrase saved some part understates the significant emotional impact of this movement. तो जब यहाँ पे सेंटेंस और यू कैन से एक फ्रेज आपको कुछ समझाना चाह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अंडरस्टेटमेंट कहलाएगा। एक सिंपल सा फ्रेज है जो ये दिखा रहा है आपको कि सिग्निफिकेंट दिखा रहा है किसकी, इमोशनल इम्पैक्ट की उस मूवमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है।
So, what is a poet's message after reading this poem? The first is the attention to the small moment. हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पे अटेंशन देना चाहिए और इतना ज्यादा भी किसी चीज को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए. मान लो मम्मा ने डांट दिया तो पूरा दिन खराब नहीं जाना चाहिए ना उसकी वजह से. कोई बात नहीं, डांटती रहती है मम्मा तो, राइट. इवन स्कूल में टीचर ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, बड़े हैं, आपको कुछ कहेंगे, आपको समझाने के लिए कहते हैं, राइट. तो किसी चीज को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए एंड छोटी छोटी बातों से अपना मूड नहीं खराब करना चाहिए. एंड छोटी छोटी बातें भी आपका मूड इतना ज्यादा चेंज कर सकती हैं कि यू विल फील सो हैप्पी जस्ट बाय द लिटिल एफर्ट, राइट. देन सेकेंड इज द नेचर्स हीलिंग पावर. ऑब्वियसली ये तो है ही, नेचर क्या करती है, आपकी हीलिंग पावर होती है नेचर के अंदर, है ना. आपका मूड खराब है, आप बहुत ब्यूटीफुल सी जगह पे चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, तो इट विल ब्यूटिफाई और एनहांस योर मूड, है ना. शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, कैसे पोएट का यहाँ पे मूड खराब था और वो एकदम से चेंज हो गया जस्ट बाय द डस्ट ऑफ द स्नो, एक्सपीरियंसिंग द स्मॉल मूवमेंट. एकदम से जो ऑथर है उसका मूड जो है बिल्कुल शिफ्ट हो गया फ्रॉम बैड टू वेरी वेरी हैप्पी, राइट. सो दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ पर्सपेक्टिव. So let's come to the question answers of the textual. The first question here, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो dust of snow क्या है इस पैराग्राफ में और पोएम में? What does the poet say has changed his mood? क्या पोएट क्या कह रहे हैं कि किस चीज ने पोएट का मूड चेंज किया है एंड कैसे मूड चेंज किया है पोएट का, राइट. The dust of snow refers to the fine particles, or you can say small flakes of snow that fall lightly like a dust. जो एक डस्ट की तरह झड़ के ऊपर से गिर रहा है, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर. In the poem, Crow shakes some of snow from the hemlock tree and it falls on the poet. This simple natural event lifts the poet's spirit and changes his mood. The poet was feeling gloomy and regretful earlier in the day. What is the meaning of gloomy? Gloomy means very sad. तो poet जो है यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, regretful feel कर रहे थे और बहुत ज्यादा उदास, ग्लूमी फील कर रहे थे, राइट. तो लेकिन जो स्मॉल इंसिडेंट हुआ उनके साथ, एक डस्ट ऑफ स्नो का, उसने तुरंत से ऑथर का क्या कर दिया, पोएट का मूड चेंज कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दिया. It saves the rest of his day from being completely wasted in sorrow. इसी चीज ने उनका पूरा का पूरा दिन बचा दिया, जो पूरा बर्बाद होने वाला था वो एकदम से अब हैप्पी जाने वाला है. So let's come to the second question. Again, what is hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine tree? तो यहाँ पे hemlock tree क्या है और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो पोएट है उन्होंने बाकी किसी ट्री के बारे में क्यों नहीं बात करी, जैसे मैपल का ट्री हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया, हेमलॉक ट्री के बारे में ही क्यों बात करी है. तो हमने पोएम में पढ़ा था ना, हेमलॉक ट्री को किससे रिजेंबल करते हैं, पॉइजनस ट्री से रिजेंबल करते हैं. एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हम उसको देखते हैं, ऑफन एसोसिएटेड विद द डेथ एंड द नेगेटिविटी. इसीलिए स्पेशली यहाँ पे किसकी बात करी गई है, हेमलॉक ट्री की बात करी गई है. The poet could have chosen a more pleasant tree like a maple, pine, which are generally symbols of beauty and life. However, he deliberately chose a hemlock tree to show that even something associated with the negativity can lead to a पॉजिटिव एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि उन्होंने जानबूझ के हेमलॉक ट्री को ही रिजेंबल किया है ताकि वो ये बता सकें कि कोई एक नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसे दिखा सकती है. दिस कंट्रास्ट हाईलाइट्स द थीम ऑफ फाइंडिंग होप इन डार्क मोमेंट. कैसे आप छोटी छोटी मुश्किलों में भी एक कहते हैं ना लाइट आपको मिल सकती है, टू you will get a hope of doing something good in your bad times also, right. Coming to the third question, what are the words
that are usually named in poem, do you think a crow is often mentioned in the poem? What image comes to your mind when you think of a crow? तो कौन सी इमेज आती है आपके दिमाग में जब आप किसके बारे में सोचते हो? क्रो के बारे में सोचते हो. कई बार होता है ना, क्रो बाहर काऊ काऊ कर रहा होता है तो मम्मा बोलती है कोई तो आने वाला है घर पे, है ना. तो कई ऐसी चीजें होती हैं, या फिर क्रो आके छत पे बैठ जाता है, विच रिजेंबल्स की some negative thing is going to happen, right? So सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो कि ऐसा कुछ होता है. इट इज as per the human, right? Now, here, what is the answer? The poet usually mentioned birds like nightingales, swans, or robin birds that are considered beautiful and melodious. A crow, on the other hand, is generally not used in poetry because it is associated with the darkness, bad omens, and the harsh sound. When we think of a crow, we usually imagine something unpleasant or unlucky. But in this poem, the crow is portrayed in a positive light, showing that even something considered inauspicious can bring joy. तो कोई ऐसी चीज जिसको हम नेगेटिविटी के साथ देखते हैं, वो भी आपकी जिंदगी में क्या ला सकती है? खुशी ला सकती है. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ट्री, हैमलॉक ट्री को रिजेंबल किया था नेगेटिविटी से, लेकिन उसी ने क्या चेंज किया? ऑथर का मूड चेंज किया. और यहाँ पे भी क्रो को, जो जिसको हम नेगेटिविटी के साथ देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है? एक पॉजिटिविटी में चेंज कर रहा है. किसके मूड को? पोएट के. So coming to our fourth question, what do the crow and hemlock represents? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? तो crow और hemlock tree के बारे में हमने पढ़ा कि वो joy या फिर sorrow को represent करता है. And यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो dust of snow, जो dust गिरी है किसके ऊपर से? hemlock tree के ऊपर से, वो क्या resemble कर रही है? क्या बता रही है आपको? The crow and the hemlock tree both traditionally represent sorrow, gloom, or even the death. But in the poem, they become the symbol of transformation. The falling dust of snow represents the small act of nature that brings the joy, hope, and change of mood. तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसा एक्ट है नेचर का जिसने बिल्कुल ही पोएट की जिंदगी को चेंज कर दिया, जॉय में बदल दिया, होप में बदल दिया, एंड उसके मूड को बिल्कुल चेंज कर दिया. सो द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर द power of small unexpected moment to bring a shift in our emotional state even on the darkest day. Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसा पोएट के साथ इसी वाली पोएम में हुआ है कि उनका दिन बहुत खराब जा रहा था और ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जब उनका मूड बिल्कुल से चेंज हो गया? मेरा तो बिल्कुल हुआ है. मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. मेरा मूड बहुत खराब था सुबह से, एंड आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस, एंड उस टाइम पे आई सॉ स्मॉल पपीज प्लेइंग नियर बाय द रोड. ठीक है, तो मैं उनके साथ खेलने लग गई, उनको खाना खिलाया, और वो जस्ट 5-10 मिनट ने मेरा पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज कर दिया. राइट तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में होती रहती हैं, बट हमें उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. वी हैव टू ओवरकम दोज सिचुएशंस एंड मूव फॉरवर्ड. राइट तो कमिंग टू द क्वेश्चन, yes, there have been times when I felt low or upset, especially after a bad day at school or an argument at home. On one such day, I was walking home feeling sad when a small child smiled and waved at me for no reason. That small innocent gesture made me smile too, and suddenly my mood changed. I felt lighter and happier. It reminded me that even the smallest movement can make a big difference, just like in the poem. So ऐसा आंसर आप लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है तो. राइट तो ये आपके पर्सपेक्टिव से ही लिखा गया है आंसर. ऐसा आंसर आप बना के लिख सकते हैं. राइट
So that's all for our today's session. I hope आपको अच्छे से समझ में आया हो पूरा का पूरा चैप्टर, हमारी राइमिंग स्कीम्स, पोएटिक डिवाइसेस एंड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए. If you have any queries, do write it in the comment box. And for more such videos, like our channel, subscribe Binary Trees, and thank you so much. Bye bye.